हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डो टू स्टडी। तो आज मैं आ गई हूँ एमसीक्यू सीरीज़ का और एक नए वीडियो के साथ। जैसे मैं पिछले वीडियो में आप सबको बताई थी कि मैं अब जैसे ही हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, यानी कि ज्योग्राफी के हर एक चैप्टर पर मैंने एमसीक्यूज़ बना के ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, इज़न्ट इट। इसलिए मैं कही थी कि अब मैं नेक्स्ट हिस्ट्री के लिए इस तरह से हर एक चैप्टर से एमसीक्यूज़ बना के वीडियोस अपलोड करूँगी। तो इसलिए आज मैं आ गई हूँ फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, दैट इज़ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के एमसीक्यूज़ लेकर। ओके, तो इस चैप्टर पे ये हमारा पार्ट 1 वाला वीडियो है। इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 वाले वीडियो में भी हम अराउंड 20 क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। तो इतने क्वेश्चंस को एक चैप्टर से प्रैक्टिस करने के बाद इट्स ऑब्वियस कि आपका वो चैप्टर जो है कम्प्लीटली रिवाइज भी हो जाएगा एंड फर्दरमोर यू विल गेन मच कॉन्फिडेंस दैट यू कैन गिव द एग्जाम वेरी वेल। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। The first question is, what were the nature of the rebellions before 1857? यानी कि 1857 में हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, तो क्या उससे पहले कभी लोग रिवोल्ट नहीं किए थे? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के इनजस्टिस के अगेंस्ट किए थे। तो वो सब रिवोल्ट का, वो सब जो वॉर था, उन सब का नेचर कैसा था? ए लोकल, बी स्कैटर्ड, C isolated, and D all of the above. And yes, the answer is all of the above. जो वॉर हुए वो सारे आइदर वो लोकल थे, स्कैटर्ड थे और आइसोलेटेड थे। इसलिए इंडियंस का स्ट्रेंथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उतना नहीं रहा, जिसकी वजह से ये सब वॉर्स जो है बहुत ही इजीली ब्रिटिशर्स दबा दिए थे। ओके, so let's move on to question number 2. Which battle established the British as masters of Bengal, Bihar and Odisha? यानी कि कौन से बैटल को जीतने के बाद ब्रिटिश जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, बंगाल, बिहार और ओडिशा को रूल करने लग गए थे? ए एंग्लो मैसूर वॉर्स, बी एंग्लो मराठा वॉर्स, सी बैटल ऑफ बक्सर एंड डी ऑल ऑफ द अबव। Yes, the answer is Battle of Buxar. Okay, so एंग्लो मैसूर वॉर में मैसूर टेरिटरी को हराए थे, एंग्लो मराठा वॉर में मराठा रीजन को, और ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा को बैटल ऑफ बक्सर में हराए थे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. Who introduced subsidiary alliance in India? So as you know, it was a policy of expansion, subsidiary alliance. तो ये किसने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया? ए लॉर्ड डलहौसी, बी लॉर्ड वेलेस्ले, सी लॉर्ड इरविन एंड डी लॉर्ड रिपन। एंड यस, ऑब्वियसली द आंसर इज बी लॉर्ड वेलेस्ले। ओके, सो आई वांट टू से थिंग दैट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो यू मस्ट रीड द चैप्टर एंड कम। ओके, एक बार चैप्टर को पढ़ने के बाद ही आप इस वीडियो पे आए, ताकि आपका एक बार का मतलब है आप वो चैप्टर को लाइन बाय लाइन थरली पढ़े। ओके, उसी के बाद ये वीडियो पे आए। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, आई विल डेफिनेटली से कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा कभी एग्जाम में, इजंट इट? इससे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा या फिर इससे सिमिलर क्वेश्चंस आ सकता है। हाँ, और ऐसे भी हो सकता है एक दो क्वेश्चन सेम भी आ जाए, क्योंकि वाई आई से दिस, बिकॉज आई डोंट मेक द क्वेश्चन, इजंट इट? सो दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम बोर्ड। तो ये वीडियो देखने का फ़ायदा क्या है? ये वीडियो देखने का फ़ायदा ये है कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चंस आ सकता है। ओके, एमसीक्यू टाइप का एमसीक्यू पैटर्न जो है पहले बार इंट्रोड्यूस हो रहा है ये क्लास 10th लेवल में। सो यू ऑल डोंट हैव एनी आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट आफ्टर वॉचिंग दिस आइडिया यू विल नो विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम, और इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ना है, आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप ये वीडियो को पूरा देखें। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4.
Which among these was not a condition under subsidiary alliance? Yes, तो थोड़ी देर पहले आपको पता चल गया कि सब्सिडरी अलायंस जो है उसे लॉर्ड वेल्सले ने इंट्रोड्यूस किया था। अब क्वेश्चन है, ये जो सब्सिडरी अलायंस है उनमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थे, तो ये जो ऑप्शंस दिया गया है इनमें से कौन सा एक कंडीशन नहीं है? A. Accepted British as supreme power. B. Capturing land on the pretext of alleged misrule. C. Surrendered their foreign relations to the company यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके। एंड D. Agreed to maintain British troops at their own cost. And yes, obviously the answer is option B. कैप्चरिंग लैंड ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ alleged misrule. ये सब्सिडरी अलायंस में नहीं हो रहा था, ये उनका और एक दूसरा मेथड ऑफ एक्सपेंशन था, ओके। ये ब्रिटिशर्स का ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दूसरा पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन था। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. हु इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? यस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन इंट्रोड्यूस किया? A. लॉर्ड डलहौजी, B. लॉर्ड वेल्सले, C. Lord Irwin and D. Lord Ripon. And yes, obviously the answer is A. Lord Dalhousie. Okay, so ये भी एक policy of expansion था. Let's move on to question number 6. Which among these states didn't come under the British government by the doctrine of lapse? Okay, so subsidiary alliance, doctrine of lapse, on the pretext of alleged misrule, ये सब ब्रिटिशर्स का पॉलिसी एक्सपेंशन का तरीका, सॉरी टेरिटोरियल एक्सपेंशन का पॉलिसीज था, ओके। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी उनमें से एक पॉलिसी था जिसको यूज़ करके ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे स्टेट्स को अपने अंडर में ले आए थे। तो इनमें से कौन सा स्टेट्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से नहीं आया था? A. झांसी, B. सतारा, C. अवध एंड D. उदयपुर। एंड यस, द आंसर इज C. अवध, क्योंकि अवध को ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कहकर अपने अंडर कैप्चर किए थे कि मीन्स फॉर द गुड ऑफ द गवर्न, यानी कि ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ अलेग्ड मिसरूल के हिसाब से अवध को ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अंडर लाए थे, ओके। बाकी जो झांसी, सतारा और उदयपुर है ये तीनों को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के पॉलिसी के थ्रू ही अपने अंडर में ब्रिटिश गवर्नमेंट लाया था। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. हाउ डिड, ओके सॉरी इधर मैं थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हूँ। हाउ डिड लॉर्ड डलहौजी जस्टिफाई द एनेक्सेशन ऑफ अवध? यस, अभी मैं कही थी कि अवध को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन सा ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ अलेग्ड मिसरूल यूज़ करके अपने अंडर लाए थे। तो इनमें से कौन सा है, क्या कहे कि ये एनेक्सेशन को लॉर्ड डलहौजी ने जस्टिफाई किया? A. as they were defeated in the war. B. as they had no natural heir. C. as the good of the governed. And D. none of these. Yes, तो मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ, it is as the good of the governed. सॉरी, वेरी सॉरी, इधर आंसर मैं गलत मार्क कर दी हूँ, ओके। द आंसर इज ऑब्वियसली एज द गुड ऑफ द गवर्न, ओके। जब आपको ये पीपीटी मिलेगा देन ये मैं करेक्ट कर दूंगी, ओके। सो इट इज़ एज द गुड ऑफ द गवर्न, ओके। ये नहीं है आंसर, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. Which place was denied by the British to be used as palace by the successors of Bahadur Shah Zafar? So as you know, Bahadur Shah Zafar was the last Mughal ruler. तो ब्रिटिशर्स ने यह कहा था कि बहादुर शाह जफ़र के डेथ के बाद कोई भी जो मुग़ल रूलर्स, मुग़ल डायनेस्टी के ही जो सक्सेसर्स हैं, वो लोग इस जगह को अपने पैलेस के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। सो कौन सा था वो जगह? A. रेड फोर्ट, B. कुतुब मीनार, C. बोथ A and B and D. none of the above. Yes, obviously the answer is option A. रेड फोर्ट। रेड फोर्ट को मुग़ल एम्पायर, मुग़ल डायनेस्टी अपने पैलेस की तरह यूज़ कर रही थी, ओके। बट द ब्रिटिशर्स denied that the successors of Bahadur Shah Zafar would not be allowed to use Red Fort as their palace, okay. So let's move on to question number 9. Who announced that the successors of Bahadur Shah will not be allowed to use imperial titles? Okay, imperial titles का मतलब है जो उस टाइम के किंग्स थे उनको हम राजा, महाराजा, इस तरह के कुछ पर्टिकुलर नाम देकर कहते थे, isn't it?
तो इस तरह के नाम, इस तरह का जो टाइटल दिया जाता था, रॉयल टाइटल्स, वो सब बहादुर शाह जफ़र के सक्सेसर्स को नहीं मिलेगा, इस तरह से अनाउंस किया गया था। तो कौन क्या था, कौन वो अनाउंसमेंट किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड कैनिंग एंड डी लॉर्ड रिपन। And yes, the answer is Lord Canning. Okay, so let's move on to question number 10. Who among these was the adopted son of Bajirao II? A. Nana Sahib, B. Anand Rao, C. Mangal Pandey, and D. None of the above. Yes, the answer is A. Nana Sahib. Okay, तो आनंद राव कौन है? आनंद राव was the adopted son of Rani Lakshmi Bai. Okay, let's move on to question number 11. How did Nana Sahib utilize the wealth he inherited from his father? A. By sending emissaries to create awareness about the British policies. B. By buying armaments for the war. C. By preparing army against British. And D. All of the above. यानी कि नाना साहेब को बाजीराव टू से जितना भी वेल्थ मिला था, वो सब वेल्थ को नाना साहेब ने किस तरह से यूटिलाइज किया। ओके, सो एज यू ऑल नो, नाना साहेब एडॉप्टेड सन थे बाजीराव टू के, इसलिए नाना साहेब को उनका टेरिटरी नहीं मिला, बट उनका जो अपना वेल्थ था, जो उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी था, जितना भी वेल्थ इनहेरिट किए थे बाजीराव टू, वो सारा वेल्थ नाना साहेब को मिल पाया था। तो वो वेल्थ का नाना साहेब क्या किए, ये है क्वेश्चन। ओके, सो यस, द आंसर इज बाय सेंडिंग एमिसरीज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द ब्रिटिश पॉलिसीज। यानी कि एमिसरीज का मतलब है इट्स अ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इंडिया के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेट्स में नाना साहेब जो है एमिसरीज यानी कि पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सेंड करते थे, जिसमें लिखा जाता था, वो इन्फॉर्मेशन क्या था, वो इन्फॉर्मेशन था, ये था ब्रिटिश पॉलिसीज़ जो है इंडिया को कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है, इन सब के बारे में। यानी कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ किस तरह से इंडिया पे हावी हो रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो लिख कर सेंड किया जा रहा था टू वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, ताकि पूरा इंडिया को पता चले और सब कोई एक साथ आके रिवोल्ट कर सके। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. Why was Rani Lakshmi Bai a bitter enemy of the British? Okay, so you know very well कि रानी लक्ष्मी बाई जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़े थे, बट क्यों लड़े थे? ओके, A. as she lost Jhansi by subsidiary alliance. B. as she lost Jhansi on the pretext of leagued misrule. C. as she lost Jhansi by doctrine of lapse. And D. none of the above. And yes, the answer is as she lost Jhansi by doctrine of lapse. Okay, so Jhansi उनका टेरिटरी था, but after the death of the king, she was not able to rule the state. Why? Because it was captured by British. और क्या कहकर ये झांसी को कैप्चर किया गया ब्रिटिशर्स द्वारा? ये कहकर कि उनका खुद का बेटा नहीं है, एंड आनंद राव वॉज एन अडॉप्टेड सन। और ये जो पॉलिसी था, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, the rulers who had no natural heir have to submit their land to the Britishers after the death of the present ruler. Okay, so जो भी एक जगह का रूलर है, अगर उनका नेचुरल हेयर नहीं है, मीन्स खुद का बेटा नहीं है, देन वो रूलर के डेथ के बाद वो जगह जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथों में चला जाएगा। ओके, so let's move on to question number 13. What does absentee sovereignty means? Absentee sovereignty का मतलब क्या है? A. British government ruled India from England. C. British government ruled ruled England from India होगा। Okay, so इधर होगा British government ruled England. Okay, British government ruled, ओके, इधर ये ऑप्शन बी में मिस्टेक थोड़ा हो गया है। एनीवे,
So option C, lack of sovereignty in India, and D, none of the above. And yes, the answer is British government ruled India from England. तो एब्सेंटी सोवरेंटी का मतलब है, एज यू ऑलरेडी नो, कि इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रहा था, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में नहीं था, इट वॉज सिचुएटेड इन इंग्लैंड. तो इसी को एब्सेंटी सोवरेंटी कहा जाता है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर, बट हाँ ओके, बिफोर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 14, इधर मैं ये और एक बात ऐड करना चाहूँगी कि इससे पहले जो भी एम्परर्स, जो भी डायनेस्टी इंडिया में आके रूल किए, विथ कोर्स ऑफ टाइम दे सेटल्ड इन इंडिया, इजंट इट? बट ब्रिटिश गवर्नमेंट के केस में ऐसा नहीं था. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. When was the Widow Remarriage Act introduced? Okay, so Widow Remarriage Act introduced कब हुआ था? A 1865, B 1867, C 1942 and D 1856. Okay, so yes, obviously the answer is 1856. अगर आप थोड़ा लॉजिक भी लगाते then you might have got the answer, क्योंकि ये जो हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो 1857 में हुआ था. एंड दिस विडो रीमैरिज एक्ट कम्स अंडर द सोशो रिलीजियस कॉजेज ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो ऑब्वियसली 1857 से हुआ होगा, इजंट इट? सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15. व्हाई द ऑर्थोडॉक्स इंडियंस वेर डिस्टर्ब्ड विद द सिस्टम ऑफ रेलवेज? ओके, सो एज यू नो, ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में रेलवे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किए थे. तो उसके इंट्रोडक्शन से, यानी कि रेलवेज में जो सिस्टम फॉलो हो रहा था, जो प्रोसीजर फॉलो हो रहा था, उससे ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थोड़े डिस्टर्ब थे, थोड़े अफेक्टेड थे. सो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट? ऑप्शन ए, एज देयर वर रूमर्स दैट these were introduced for killing people. B, as higher caste and lower caste were made to sit side by side. C, as they were introduced to convert Hindus to Christians. And D, all of the above. Yes, the answer is as higher caste and lower caste were made to sit side by side. So as you know, Orthodox Indians means they believed in hierarchy. वो लोग means these Indians, these higher caste people never stand beside these lower caste people. Even they didn't allow these lower caste people to drink water from their wells, isn't it? तो बहुत सारे restrictions लगा के रखे थे ये lower caste people पे, lower caste लोगों पे, और untouchability भी prevail था तब, isn't it? यानी कि जो lower caste के लोग को upper caste के लोग touch नहीं करते थे. तो इस तरह के बहुत सारे orthodox system उस टाइम पे था. बट जो रेलवेज में, रेलवे कंपार्टमेंट्स में हायर कास्ट के लोग और लोअर कास्ट के लोग एक साथ बैठते थे. सो दिस डेफिनेटली डिस्टर्ब द ऑर्थोडॉक्स इंडियंस. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16. हु डिड नॉट लाइक द चेंज फ्रॉम ओरिएंटल लर्निंग टू वेस्टर्न एजुकेशन? ए, पंडित्स, बी, मौलवीज, सी, पंडित्स एंड मौलवीज, एंड डी, ब्रिटिशर्स. यानी कि ओरिएंटल लर्निंग मीन्स जो सालों से पढ़ते आ रहे थे, लाइक द वेदास, द कुरान, ये सब बच्चों को पढ़ाया जा रहा था इन द मीन्स इन द अर्ली टाइम, इजंट इट? बट धीरे धीरे ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस किए. सो दे वर टॉट इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स. तो ये जो चेंज था ओरिएंटल लर्निंग से वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ, ये किसको पसंद नहीं आया? एंड यस, द आंसर इज पंडित्स एंड मौलवीज. दोनों पंडित्स और मौलवीज को ये पसंद नहीं आया, बिकॉज पंडित दे यूज टू टीच द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदूज एंड दिस मौलवीज यूज टू टीच द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ऑफ मुस्लिम्स. ओके, तो ये दोनों को ही ये चीज़ पसंद नहीं आया. ओके, बिकॉज देयर जॉब वॉज एट सेक, इजंट इट? सो क्वेश्चन नंबर 17. विच अमंग दीज एक्ट्स changed the Hindu law of property? Okay, so Hindu law of property के हिसाब से the children or the son can inherit the property of their father only if
दे बिलोंग टू द सेम रिलीजन, यानी कि अगर रिलीजन चेंज करते हैं देन दे वुड नॉट बी अलाउड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर। बट कुछ चेंजेस आया, ऐसा कुछ एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ जिसके वजह से ये हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस आया, और अकॉर्डिंग टू दैट चेंजेस क्या था? चेंजेस ये था कि इवन इफ द सन चेंज देयर रिलीजन दे कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर। तो ये कौन सा एक्ट के द्वारा ये चेंज हुआ? ऑप्शन ए रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 1850, बी रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 1860, सी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 2002 and D urban land act. And yes, the answer is religious disabilities act of 1850. Okay, so let's move on to question number 18. अच्छा, ये जो एक्ट का जो चेंज हुआ ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हट किया, isn't it? तो ये भी एक कॉज था हमारे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18. What is drain of wealth? A. Stealing money. B. Transfer of wealth from India to England, for which India got no proportionate economic return. C. Transfer of wealth from England to India, for which England got no proportionate economic return. And D. None of the above. And yes, the answer is transfer of wealth from India to England, for which India got no proportionate economic return. यानी कि इंडियन से टैक्स सब कलेक्ट हो रहा था, isn't it? वेरियस टैक्सेस जो है इंडियन से कलेक्ट हो रहा था, और यही टैक्स को यूज़ करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे इन सबको पे किया जा रहा था। एंड फर्दर ये जो वेल्थ, ये जो मनी कलेक्ट कर रहे थे इंडियन से, वो सब कहाँ पर जा रहा था? इंग्लैंड में जा रहा था। एंड तो इधर जो लिखा गया है फॉर विच इंडिया गॉट नो प्रोपोर्शनेट इकोनॉमिक रिटर्न, ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि जो टैक्सेस कलेक्ट हो रहा था उससे जो इंडियंस है उनका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिया के लिए कोई भी बेटर सिस्टम, कोई अच्छा एजुकेशन फैसिलिटी, कोई अच्छा मेडिकल फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा था। ओके, तो लोगों के बेनिफिट के लिए ये पैसा यूज़ नहीं हो रहा था, इसीलिए लिखा गया है कि फॉर विच इंडिया गॉट नो प्रोपोर्शनेट इकोनॉमिक रिटर्न। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19. हाउ द ग्रोथ ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट्स डिक्लाइंड इन ब्रिटिश इंडिया? ओके, सो ये बी होगा, डिक्लाइंड इन ब्रिटिश इंडिया। सो एज यू नो कि कॉटेज इंडस्ट्रीज और हैंडीक्राफ्ट्स ये धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा था, तो क्यों कर रहा था? ए. हैवी टैक्स ऑन इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल्स इन ब्रिटेन. बी. ब्रिटिश गुड्स वेयर इम्पोर्टेड टू इंडिया एट नॉमिनल ड्यूटी रेट्स. सी. एब्सेंस ऑफ ट्रेडिशनल पैट्रॉन्स. एंड डी ऑल ऑफ द अबव. एंड अगर आप ये चैप्टर पढ़े हैं, ये इकोनॉमिक कॉजेस पढ़े हैं, देन डेफिनेटली यू नो द आंसर, isn't it? Yes, the answer is all of the above. ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से कॉटेज इंडस्ट्रीज और हैंडीक्राफ्ट्स इंडिया में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20. As per which provisions were estates confiscated due to the absence of evidence which proved that they held the land? ओके, अभी आप जानते हैं अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है देन उनके पूरा पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट सब होते हैं, बट अर्लियर टाइम्स में दे डिड नॉट यूज टू मेंटेन दिस प्रॉपर्टीज एंड डॉक्यूमेंट्स, इजंट इट? तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के वजह से बहुत सारे एस्टेट्स, अराउंड 2000 और 20,000 एस्टेट्स वे कॉन्फिस्केटेड। तो कौन से प्रोविजन के हिसाब से ये हुआ? ए. इनाम कमीशन, बी. साइमन कमीशन, C. General Service Enlistment Act, and D. None of the above. And yes, the answer is Inam Commission. So this was the last question from this video. Okay, so इसी चैप्टर पे हमारा पार्ट 2 वाला वीडियो जल्द ही आएगा, so stay tuned. Okay, so this is the best time to do revision, isn't it? आपके एग्जाम के लिए अभी around 15 to 20 days ही बाकी है, so you can revise now very properly with these MCQ videos. Okay,
So stay tuned for further chapters also. So the next chapter, okay, next part from this chapter will be uploaded soon, that is part 2. And if you liked the video, if you got some information, if you gained confidence after watching this video, then don't forget to share it with your friends, okay? And one more thing you have to do, and that is subscribe to the channel and turn on the notification bell, so that as soon as I upload the second part from this chapter, you get the notification, okay? So thank you and keep studying.